तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। भाई देखो 140 है, अब इस 140 को हमको क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालना हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि ये 2 से कैंसल आउट होगा, फिर ये होगा 2 सते 14 और यहाँ क्या बचेगा 0, फिर ये 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा यहाँ पे, तो 2 पंचे 10। मतलब हम 2 से 70 में भाग देके लिखेंगे, जो आएगा वही यहाँ पे लिखते हैं। 2 से 140 में भाग देंगे तो आएगा 70, इसी तरीके से 2 से 70 में भाग देंगे तो आएगा 35। अभी 35 किससे कटेगा, तो 5 से, 5 सते 35 और फिर 60 किससे कटेगा 1 से। तो इस तरीके से अगर हमें बोलेगा कि 140 को लिखो तो हम यहाँ लिख देंगे कि भैया 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। ये तो हो गया 140 का। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे 156 का कि भैया 156 का क्या होगा। अब 156 के लिए देखिए इसके लास्ट में 2 है तो ये सम संख्या होगी, तो 2 से कट जाएगी, 2 से कटेगा तो कितना आएगा 2 सते 14, 1 बचेगा यहाँ पे और 2 बटे 16। फिर यहाँ पे कितना कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 1 बचा है अपने पास तो ये हो जाएगा 2 नवा 18 और फिर ये किससे कटेगा 3 से, तो 3 से कटेगा तो इधर आएगा 13 और ये फिर कट जाएगा 13 से, तो 13 एकम 13। इस तरीके से 156 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। ठीक है, इसी तरीके से 3825 का भी हम देख लेते हैं कि भैया 3825 को कैसे लिखेंगे। तो 3825 को देखेंगे अगर आप ध्यान से तो पहले चेक करेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी कि 3 से कटेगी कि 5 से कटेगी। तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि पीछे क्या है 5 है, सीधी सी बात है। अब हम चेक करेंगे 3 से कटेगा, तो 3 से कटने का नियम क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ लो, अगर जोड़ने पे वह संख्या 3 से कट रही है तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो जोड़ते हैं 8 3 11, 11 2 13 और 13 और 5 मिलके कितना होता है 18, 18 3 से कटता है, यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देर किस बात की, काट देते हैं। 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और यहाँ अपने पास बचा है अभी 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 सते 21, 1 बचा है तो 3 बचे 15। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या ये 2 3 से कटेगा, तो 2 1 3 और 3 5 8 7 15 यानी 3 से कट जाएगा। फिर 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और इधर कितना आ जाएगा 1 बचा है तो 3 बचे 15, 425। अब चेक कर लो 4 2 6 और 6 5 11 आ रहा है, मतलब अब की बार अब 3 से नहीं कटेगा। तो भाई 4 से तो काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे 4 से, उसका कारण यह है कि जो संख्या लेनी है वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो 4 के बाद फिर अगला नंबर कौन सा आता है 5। अब वैसे भी 5 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है या 0 हो तो वो 5 से कटता है। 5 8 40, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 25। ठीक है, फिर ये 5 से कटेगा तो आएगा 17 और फिर 17 कटेगा 17 से, 17 एकम 17। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो 3825 है 3825, इस 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 13। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल को हल करते हैं। तो मेरे भाई अगला नंबर है 5005, अगला नंबर है 5005। अब इस 5005 को भी अपन निपटा देते हैं कि कैसे होगा। तो भाई किससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5, फिर यहाँ 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, तो ये संख्या ना 2 से कटेगी ना 3 से ना 5 से, ये सीधा कटेगी किससे 7 से। तो निपटा देते हैं इसे भी, 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा तो 30 बनेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा तो 7 तिया 21। तो अब ये 143 किससे कटेगा मेरे भाई, तो 143 कटेगा 11 से, 11 से काटो 11 एकम 11, यहाँ कितना बचा अपने पास 3 और 11 तिया 33। अब 13 किससे कटेगा, तो ये कटेगा भाई 13 से, 13 एकम 13। यानी अगर हम 5005 की बात करें तो इस 5005 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, और एक लास्ट बच रहा है अपने पास 7429, 7429। अब लगे हाथ इसको भी निपटा देते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कटेगा भैया 17 से,
तो कितनी बार जाएगा, 17 चौके 68, 68 के बाद अपने पास बचेगा 6 और बन जाएगा 62, तो 17 त्रिक 51, अपने पास बचेगा 11, लास्ट में क्या बचेगा ना, तो 17 सत्ते 119। अभी 17 से कटने के बाद ना फिर डायरेक्ट कट जाएगा 18, 17 से फिर से नहीं कटेगा, तो अभी किससे कटेगा, 19 से कटेगा, 19 से काटो भाई, 19 का 19, 19 दूनी 38, 38 के बाद अब अपने पास कितना बच रहा है, 5, 19 तिया 57, फिर ये किससे कटेगा, 23 से, 23 से कम 23, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा वो क्या होगा, 17 गुणे 19 और गुणे 23। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो मेरे भाई अगला सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है कि नहीं। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा, साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो इका कह रहा है, देखिए इका रहा है कि 26 और 91 का पहले लासा निकालो, फिर 26 और 91 का मासा निकालो। एलसीएम का मतलब लासा और एचसीएफ का मतलब मासा, तो उनको निकालो और फिर निकालने के बाद लासा और मासा का आपस में गुणा कर दो, फिर उसके बाद क्या करना है, इन दो संख्याओं का गुणा कर दो। तो हम पहले बारी बारी से चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 के पहले फैक्टर निकाल लेंगे। तो 26 का कितना हो जाएगा भैया, 13 से कटेगा यहाँ पे 13 बार में, फिर ये कितना आ जाएगा 13 एकम 13, और इसी तरीके से हम किसका निकाल लेंगे, 91 का। 91 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, यहाँ 13 और फिर 13 से कटेगा एक बार में। ठीक मेरे भाई, तो अब सबसे पहले हम इनके गुणनखंडों को लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 26 और फिर लिखेंगे 91। तो भाई 26 का क्या होगा, 2 गुणा 13 और 91 का क्या होगा, 7 गुणे 13। तो सबसे पहले इनका हम निकाल लेंगे लासा। लासा का मतलब होता है मेरे भाई एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। लासा निकालते समय हम एक चीज देखेंगे, देखिए जो संख्या दोनों में होगी उसको एक बार लिखेंगे, और जो संख्या दोनों में नहीं होगी उसको भी एक एक बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 गुणे, फिर क्या लिखेंगे 7 और फिर गुणे, दोनों में से एक ही बार हमको लिखना है, कितना हो जाएगा 13, और इसका जब हम गुणा कर लेंगे 7 दूनी 14 और 14 का 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई कि जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 182। ये इसका जो एलसीएम निकल के आया वो तो आ गया 182। अब बारी आती है इनका एचसीएफ निकालने की, तो हम 26 और 91 का एक बार फिर से यहाँ फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13 और ऐसे 91 का क्या हो जाएगा 7 गुणे 13। फिर इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का निकालेंगे अब की बार एचसीएफ यानी मासा निकालेंगे। मासा बोले तो एचसीएफ। ठीक है, अब मासा कैसे निकलेगा मेरे भाई, मासा का मतलब यह होता है सीएफ का कि जो दोनों में हो। दोनों में देखिए क्या है 13, और यही 13 क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। अब प्रश्न जो कह रहा है उस मुद्दे पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आप एलसीएम निकाल लिए, हम बोले हाँ सर जी। एचसीएफ निकाल लिए, बोले हाँ सर जी। फिर क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल भी निकालो बेटा। क्या निकालो, संख्याओं का गुणनफल, और बताओ कि बराबर है कि नहीं है। तो बोले अच्छा ही मामला है का। एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13, और बोले संख्याएं क्या है भाई, तो संख्याएं हैं 26, और गुणनफल का मतलब होता है 26 और 91 का क्या कर लो गुणा, और इनका गुणा करके चेक करो कि जो इसका आंसर आ रहा है वही इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर आया तो बोलेंगे सत्यापित हुआ। तो चलो भैया फटाफट से गुणा कर लेते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 2366, और इसका भी गुणा करेंगे तो आएगा 2366। मैंने गुणा करके ऑलरेडी पहले ही रख लिया है टाइम बचाने के लिए, तो आप गुणा कर लीजिएगा इनका। 13 दूनी 26 की 6 हासिल आए 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर 13 एकम 13 10 23। इसी तरीके से इनका भी गुणा करेंगे तो 266 आएगा। तो हम बोलेंगे अरे गजब, 2366 और 2366 बराबर हो गया। यही तो कह रहा था कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल है
वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है, तो हम बोलेंगे सत्यापित हुआ। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सत्यापित हुआ। ठीक है, फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरे भाई अब देखिए, अगला जो नंबर है 510 और 92, तो इन दोनों का भी हम फटाफट से क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 4 आने के बाद इधर कितना आएगा, 2 पंजे 10, और फिर यहाँ एक बचेगा 2 पंजे 10। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 8 24 और 3 बचे 15। फिर ये संख्या 5 से कट जाएगी, यहाँ आएगा 17, और फिर ये संख्या 17 से कटेगी तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। इस हिसाब से जो 510 है, इसका जो गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब बारी आती है 92 की, तो 92 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 छंग 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 23 किससे कटेगा, 23 1 से कट जाएगा मेरे भाई। देखो अब फट से हम यहाँ लिखते हैं 92। 92 में कितना आया है, 2 गुणे 2 और गुणे में 23। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मतलब क्या होता है, लाशा निकालना है। लाशा यानी एलसीएम कैसे होगा, इन दोनों में 2 बार है, तो हम कितनी बार लिखेंगे भाई, एक ही बार लिखेंगे। पर यहाँ क्या है 2, फिर यहाँ 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है भाई 17, और इसी तरीके से लास्ट में इसका गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 23। और जब इनका टोटल हम लोग गुणा उड़ा करके इसका निकाल लेंगे एलसीएम, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 23460। ठीक है, अब इसका हम फट से निकाल लेते हैं मासा। मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से यहाँ 510 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे 92। तो 510 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। तो फिर यहाँ 92 में क्या होगा, 2 गुणे 2 और गुणे में 23। तो भाई इन दोनों का जो मासा आएगा, मासा का मतलब होता है HCF। जो HCF आएगा वो कितना आएगा, देखो दोनों में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में है, और वो संख्या क्या है 2। तो इसका मासा जो है वो क्या आ गया, 2। अब बारी आती है वो प्रूफ करने की, संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं क्या है मेरे भाई, 510 और 92 बराबर एलसीएम कितना आया है, 23460 गुणे HCF कितना आया है 2, और इनका गुणा कर लेते हैं फटाफट से। तो 510 और 92 का गुणा करने पर आएगा 46920। इसी तरीके से इन दोनों का गुणा करने पर भी आएगा 46920, और ये दोनों ही क्या है, बराबर है। तो हम बोलेंगे क्या हुआ, सत्यापित हुआ, सत्यापित है। ठीक है, ये भी ठीक है। अब अगला लास्ट सवाल है कि 336 और 54 कैसे होगा, उसे भी देख लेते हैं फटाफट से, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 336 और 54। अब 336 के फटाफट से हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 2 1 कम 2, फिर यहाँ 1 बचेगा, 2 छंग 12 और 2 8 16, फिर यहाँ कितना आएगा 2 2 8 16, 2 चौक 8, फिर इधर कितना आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर इसे काटेंगे कितना आएगा 21, और ये कटेगा 3 से यहाँ 7, फिर कटने के बाद कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो मेरे भाई हम लोग फटाफट से इस 336 के फैक्टर लिख लेते हैं। 336 का फैक्टर है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 54 का निकाल लेते हैं। तो 54 2 से कटेगा आएगा 27, फिर ये 3 से कटेगा आएगा 9, और ये भी 3 से कटेगा आएगा 3, और ये भी 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ हम 54 के भी फैक्टर लिख लेते हैं भाई। 54 का फैक्टर होगा 2 गुणे 3 है, तो 3 के पास में लिख देते हैं भाई। देखो 3 गुणे 3 गुणे 3, और फिर इनका जो बारी आती है लाशा निकालने की, लाशा अर्थात एलसीएम निकालने की जो बारी आती है वो कैसे निकलेगा, यहां से 1 लिखेंगे, यहां से भी 1 लिखेंगे, यहां से भी 1 लिखेंगे, और इसी तरीके से यहां से भी क्या लिखेंगे 1। फिर इन दोनों 3 में से क्या लिखेंगे हम, 1 to 3 लिखेंगे, और 2 3 अपने पास बच रहे हैं तो उन्हें भी लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे 7, और इन सभी का जब हम गुणा कर लेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा 30 24। अब इसी तरीके से हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं कि भैया 336 और 54 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। तो पहले इनके फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 बार 2 आया था इसमें, और 1 बार 3, और 1 बार क्या आया था 7। इसी तरीके से 54 में क्या आया था, 1 बार 2 आया था, और फिर उसके बाद 3 आए थे,
और फिर एक तो 3 आया था, ठीक है। तो HCF यानी मासा में हम वही संख्या लिखते हैं मेरे भाई जो दोनों में हो। HCF यानी मासा में हम वही संख्या लिखते हैं जो दोनों में हो। दोनों में क्या है 2, यहाँ से 2 लिख देंगे। दोनों में क्या है 3, यहाँ से क्या लिख देंगे 3। बाकी सबको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 6। तो अब बारी आती है इसे सिद्ध करने की। तो भैया फिर क्या बोल रहा है, संख्याओं का गुणनफल चेक करो। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, LCM गुणे HCF। तो हम बोले अच्छा भाई LCM कितना आएगा संख्या कौन कौन सी है, तो संख्या है 336 और अगली संख्या है 54। LCM कितना आया है भाई, LCM आया है 324। और फिर HCF कितना आया है अपने पास, HCF आया है 6। और इसका जब गुणा करेंगे ना 336 और 54 का, तो आएगा 181 और 44। इसी तरीके से इन दोनों का भी जब गुणा करेंगे तब आएगा 181 और कितना आएगा 44। इनके गुणा मैंने ऑलरेडी करके रख लिया भाई टाइम बचाने के लिए, तो आप लोग इनकी कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा एक बार जरूर से। तो यहां हमने देखा कि ये दोनों क्या हो गए बराबर, तो हम बोलेंगे भाई साहब क्या है ये सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित है। अब इसका आप लोग फट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे भाई जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनके HCF और LCM ज्ञात करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। सबसे पहले हम सबके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। देखिए 12 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 15 का निकालेंगे और फिर निकालेंगे हम लोग 21 का, ठीक है। इसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चन में करना है। तो 12 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा 6, फिर 12 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा 3 बार में, फिर 3 से इसको कट करेंगे कितना होगा 1। इसी तरीके से 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। बिल्कुल छोटे बच्चों वाला सवाल है ये। फिर 3 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 1 मेरे भाई, ठीक है। अब बारी आती है LCM निकालने की। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 12, 15 और 21 को, और इन सभी के फैक्टर को हम इनके सामने लिख देंगे कि भैया इसका आया 2 × 2 × 3, इसका आया है 3 × 5 और इसका आया है 3 × 7। और बारी आती है इनका क्या निकालने की, LCM। LCM का मतलब होता है लासा। अब लासा निकालने के लिए मैंने बोला देखो जो सब में है उसको अलग अलग लिखना है, तो कुल मिला के इसका लासा निकालने का तरीका जो होगा, 2 कितनी बार आया है 2 बार और कहीं नहीं आया, तो हम बोलेंगे ले भाई 2 की घात कितनी हो गई 2। 3 तो सब में आया है ना, 3 सब में आया है तो हम 3 को कितनी बार लिखेंगे 1 बार। 5 की और किसी में नहीं है तो 5 को भी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 7 को लिखेंगे। तो इनका लासा जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 3 × 5 और × 7। देखिए यहाँ पे 4 × 12, 12 × 5 = 60 और 60 का जब 7 में गुणा करेंगे ना तो 7 × 6 = 42 और कितना आ जाएगा 420। यानी जो इसका लासा आएगा वो कितना आएगा 420। अब बारी आती है मासा निकालने की। तो हम बोलेंगे अच्छा भाई 12, 15 यही देखो मेरे भाई, यही देखो इसका मासा क्या होगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे मासा, आप लोग किनारे इसका फिर से लिख लीजिएगा। इसका मासा क्या होगा, मासा हम वही संख्या लेते हैं जो तीनों में हो। तो इसमें इकलौती एक ऐसी संख्या है, ये 3 जो सब में है ना भाई मेरे, देखो ये 3 क्या है तीनों में है, तो इसलिए इसका मासा क्या हो जाएगा 3। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं किसका 17, 23 और 29 का। तो भाई 17 का तो क्या होगा, 17 का फैक्टर क्या होगा 1 × 17। 23 का फैक्टर क्या होगा 23 का होगा 1 × 23, क्योंकि ये सारे के सारे को प्राइम नंबर हैं। फिर 29 का क्या होगा 1 × 29। और अब बारी आती है इनका लासा निकालने की। तो हम बोलेंगे अच्छा लासा निकालने का, चलो भाई निकालते हैं। तो सर जी आपने बताया है जो सब में है उसको एक बार लिखो और जो किसी में भी नहीं आया उसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिख, ठीक है मेरे भाई। और फिर बोले कि सर जी इन सबका गुणा कर दो। तो 17, 23 और 29 का गुणा करने पर आएगा 11,339, ठीक है मेरे भाई। अब बारी आती है इसका माशा निकालने की। तो यहीं पे हम माशा भी निकाल देते हैं। इसका माशा का मतलब होता है जो सब में हो, तो सब में एक ही है 1, तो सब में क्या है 1, इसलिए इसका माशा क्या हो जाएगा 1। अब लास्ट का जो क्वेश्चन बच रहा है वो आज स्वयं कीजिएगा और कमेंट में उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है क्या, देखिए भाई चौथे प्रश्न में कहा है कि HCF का मतलब होता है मासा। 306 और 657 का जो मासा है यानी HCF है वो कितना दे रखा है 9 दे रखा है।
और हमसे पूछा है कि 306 और 657 का जो लासा होगा यानी एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो मेरे भाई हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है या एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है वो? तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एलसीएम के और मल्टीप्लाई एचसीएफ के। तो ठीक है भाई, अब यहाँ रखते हैं संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं। तो संख्या है 306 और 657, इनका गुणनफल हो गया। और इधर हम क्या लिखते हैं? एलसीएम। एलसीएम हमको निकालना है। और एचसीएफ क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है प्रश्न में 9, तो हम यहां क्या लिख देंगे? 9। ठीक है भाई, अब एलसीएम को हम यहीं छोड़ देते हैं और हम इस 9 को घसीट के इधर लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 306 गुणे 657 और इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि एलसीएम के गुणे में है। तो बराबर के इधर आएगा तो कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा। ठीक है, अब ये 9 से ये कट जाएगा, तो 9 से हम चलिए काट देते हैं इसको। कितनी बार में जाएगा? तो 306 9 7 63, यहाँ 2 बचेगा और 9 3 27, मतलब 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 73 आएगा। और फिर इनका हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 22,338, बराबर में क्या आ जाएगा? एलसीएम। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो भाई अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो अंक है 6 की घात n, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है? तो भाई मेरे देखो, जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं उनके पीछे क्या लगा? जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं, जैसे 100 हो गया भाई, 20 हो गया और 30 हो गया, ऐसे कितनी भी संख्याएं हम ले सकते हैं, 200 हो गया। तो इन सभी संख्याओं में हम एक खास बात देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर हम इस 10 का जो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 5। यहाँ पे क्या आया भाई? 2 गुणे 5। ये नोट करने वाली बात है। इस 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10। ठीक भाई, और इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। और इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। इस हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। यहां भी ध्यान देने वाली बात है, यहां भी क्या आया? 2 और 5। अच्छा, तो फिर इस 30 में क्या होगा? तो इस 30 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 3, और इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5, और फिर ये क्या हो जाएगा? 3। यहां भी क्या है? 2 गुणे 5। इस 20 को भी हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से 2 गुणे 10, और इस 10 को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 गुणे 5। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी क्या है? 2 गुणे 5। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं 0 पर खत्म हो रही है, उन सभी संख्याओं में 2 चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 और 5, उनके फैक्टर में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, 2 भी आएगा 5 भी आएगा, 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई संख्या 0 पर खत्म होना चाहती है तो उस संख्या में, यानी उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 का होना अनिवार्य है। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ आया? और संख्या कौन खत्म होना चाहती है 0 पर? तो वो संख्या है 6 की घात n। 6 की घात n। अब भैया 6 का हम फैक्टर कर लेंगे तो 6 का क्या होता है? 2 गुणे 3। क्या यहां 2 गुणे 5 है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर। तो जब नहीं होगा इसका मतलब क्या ये संख्या 0 पर समाप्त होगी? तो आप बोलोगे नहीं भाई, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आंसर कैसे लिखोगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 का होना अनिवार्य है। चूंकि 6 के गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं है, इसलिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसका आंसर आप लोग बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कितना दिया हुआ है? 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है? अगर भाज्य संख्याएं हैं तो क्या है? क्यों है? अब भैया याद करो कि भाज्य संख्या क्या होती थी। भाज्य संख्या में कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए थे? 3 ठू। अगर जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 3 है
या 3 से अधिक है, वह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इनके गुणनखंड कितने हैं। तो हल कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले चेक करेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस कितना दिया हुआ है भाई? 13। तो यहां से हमें दिख रहा है कि दोनों में है 13, तो 13 को हम निकाल लेंगे बाहर और अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? 1। इस हिसाब से हम देख रहे हैं 13 गुणे 11 सत्ते 77 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 78। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस 78 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? इस 78 को हम लोग लिख सकते हैं 13 1 गुणे 78। बोलो, लिख सकते हैं क्या गुणे 78? तो यानी यहां अगर हम देखेंगे तो इस संख्या में कितने गुणनखंड हो गए? 3, क्योंकि 1 भी है, 13 भी है और 78 भी है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य। यह एक और तरीका है इनको भाज्य संख्या बताने का। कैसे? देखो, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 13 कॉमन हो रहा है। इसका मतलब है कि 13 इन संख्याओं को क्या कर रहा है? काट दे रहा है। इसलिए यह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है। इसी तरीके से हम 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 में क्या कॉमन निकाल सकते हैं मेरे भाई? हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं 5 को, और जब 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में क्या बचेगा? 1। तो भाई इस संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर क्या है? वो है 5। अतः यह संख्या भी क्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभ एक स्थान पर मिलेंगे? तो जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिया रहेगा, आप तुरंत उसमें क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। जो दिया हुआ है यहाँ पे 12 और 18, हम इनका फट से क्या निकाल लेंगे? लासा। इतने ही समय बाद सोनिया और ये मिल जाएंगे। तो ये 2 से कटेगा 6, यहाँ आएगा 9, फिर ये 2 से कटेगा 3 और यहाँ 9 आएगा, ये 3 से कटेगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा? 3, फिर 3 से 1 और 1। इस तरीके से हमने देखा जो इसका लासा आएगा वह क्या आएगा? लासा आएगा 3 त्रिका 9, दूनी 18, दूनी 36, यानी 36 मिनट के बाद ये दोनों क्या होंगे? फिर से मिल जाएंगे। उम्मीद है यह प्रश्नावली आपको अच्छी लगी होगी और पूरी तरीके से समझ में आई होगी। भाई अगर समझ आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या या परेशानी है तो हम उसका निदान अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।